Welcome back. Now let's move ahead with the part Green Revolution. But before that, short brush up or a recap related to where we had stopped. So the previous topic was related to technical and institutional reforms in agriculture. And what do you mean by first of all reform? तो याद तो होगा ही, अभी प्रीवियस लेक्चर में ही हुआ है. रिफॉर्म्स मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म मीन्स कुछ नया बनाना. रीफॉर्म मतलब उसी चीज़ को एक नया शेप देना. जैसे हम कहते हैं कि कुछ इनोवेट किया, री इनोवेट किया, या डिस्कवरी या रीडिस्कवरी. तो वेन एवर यू लाइक यू स्टडी, but then when you एक बार तो vision, that was once there was a vision, again when you read the same part we call it revision, right? हमारा रिविजन कैसा होता है? जस्ट टर्न द पेज, हो गया विद इन 5-10 मिनट द होल चैप्टर रिवाइज हो गया. सो एक्चुअली रिविजन मतलब दूसरी बार देख रहे हो, या रिवीजन सेकेंड टाइम भी हो सकता है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे. एटलीस्ट वन टाइम रिवीजन तो ट्राई कर लो ऑफ ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स दैट वी हैड डन. सो बैक टू technological reform and there were institutional reform that were carried out in agriculture in our country after independence. और ज़्यादातर हम देखते हैं कि in last few years more of the development have taken place in agricultural field. एंड लेट्स सी इन शॉर्ट अबाउट इट कि फार्मिंग एंशियंट टाइम में हुआ करता था बाय ऑर्डिनरी सिंपल एज ओल्ड इम्प्लीमेंट्स. एंशियंट इम्प्लीमेंट्स लाइक कुल्हाड़ी बोलते हैं, पावड़ा एंड बुलक कार्ट. बट इन प्लेस ऑफ दैट नाउअडेज वी हैव ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर्स. फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स, biotech seeds and drip irrigation, greenhouses which I had explained you in the previous lecture. और ये टेक्निकल रिफॉर्म जो हमारी कंट्री में हम ले आए वो था रिलेटेड टू, एज आई टोल्ड यू, अबाउट सीड्स, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटैश, बहुत सारा कुछ. जैसे फार्मर्स को कंटिन्यूस गाइड करते रहते हैं थ्रू रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, डीडी किसान चैनल. और उनके लिए एक किसान कॉल सेंटर भी है 1800-180-1551. यू हैव टू लर्न इट. फिर एग्रीकल्चर रिसर्च किए जाते हैं. एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी कंट्री में. गुजरात में बहुत सारी है एग्रीकल्चर रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़. रिसर्चेस भी होते हैं वहाँ पे रिलेटेड टू दी new form of and new and bigger size of seeds of the grains. Apart from that, farmer training center भी establish किए गए हैं in very many districts and all, जहाँ पे farmers को training दी जाती है, guidelines, latest information about the agricultural field, जो नई discoveries हो रही है या जो भी नया कुछ आए agricultural field में वो फार्मर्स तक पहुंचाने का काम दिया जाता है टू द ग्राम सेवक. फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं. कंट्री लेवल पे हमारे पास डेयर है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन. एंड देयर इज़ ICAR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च. एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म मतलब वेरियस लॉज पास हुए, एक्ट्स पास हुए थे, लाइक लैंड टू द टिलर. टिलर मतलब जो लैंड को प्लाउ करे, लैंड उसी की. फिर लैंड सीलिंग एक्ट, किसान क्रेडिट कार्ड उनको मिल रहा है जहाँ पे सब्सिडी मिलेगी उनको, मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगा, लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन स्कीम आ रहे हैं उनके लिए. एंड अगर क्रॉप्स फेल हो जाए ड्रॉट या फ्लड में, एक्सेसिव रेन में, दे आर गिवन मॉनेटरी सपोर्ट बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट. देन दे आर गिवन लीगल सपोर्ट ऑल्सो. ग्रैंड ऑक्शन हो रहा है, ये प्रोसीजर का भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है उनको कि दे कैन ऑक्शन दिया मतलब ग्रेन्स और बेस्ट प्राइस उनको मिलती है. ये सब कुछ ऑनलाइन भी हो रहा है आजकल उनके लिए. देन देर आर बिग इंस्टीट्यूट्स लाइक NAFED, ग्रोफेड, NDDB, एंड दे परचेज द फार्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड द फार्मर्स द बेस्ट अमाउंट फॉर देयर प्रोडक्ट. होलसेल में लिया जाता है उनसे.
अब आया हमारा आज का टॉपिक मेन, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो मैंने बताया था कि रेल रिवॉल्यूशन आया हमारी कंट्री में, रोड रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे फर्स्ट था। तो रेल रिवॉल्यूशन मतलब रेल की पटरियाँ और ज़्यादा हमने एक्सटेंड की, अलग अलग जगह पे लोगों को पहुंचाया, वे इट वाज नॉट वेरी इजी टू रीच अप टू इन दो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल। तो दैट इज़ रेल रिवॉल्यूशन। फिर जैसे कोंकण की तरफ जो हम कहते हैं कोंकण लाइन, कोंकण रेलवे, वो एक बहुत बड़ा रेल रिवॉल्यूशन था हमारी कंट्री का। देन देर इज़ रोड रिवॉल्यूशन, बेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन कैरिड आउट, and when you compare to few years back road construction or number of road, length of road, breadth of road increasing. Apart from that you would see white revolution already आ चुका था बहुत साल पहले, there is increase in the you can say milk production. फिर green revolution उससे पहले आया था, green revolution मतलब increase, learn it perfectly. Green revolution means visible increase, yeah, you can say notable increase in the production of grains and with the support of hybrid seeds, improved seeds, increase in chemical fertilizers, new and improved facilities and increase in the number of facilities of irrigation projects and lot many, जो हम कहते हैं बहुत सारा इंक्रीज हुआ हर एक जगह पे इन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो अगर शॉर्ट में लिखना है, इफ यू नीड नॉट राइट दिस मेनी वर्ड्स, यू कैन राइट अ विजिबल और नोटेबल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स with the support of technological reform and institutional reform is known as green revolution. Example of this institutional technological reform एक एक दे दो बाद में, ठीक है, that is called green revolution, increase in production of food grains. So let's start. Green revolution took place in our country in the decade of 1960s, right? काफ़ी कुछ green revolution actual में if you go to see it took place in 1980s, right? but यहाँ पे थोड़ी शुरुआत हो गई थी उसकी। अच्छा, before 1960 there was a time when there was great shortage, acute shortage of food grains in the country. An agrarian country like India, मतलब agricultural countries in ancient time like India had to import food grains. Reason तो हमें पता ही है, historical reason, destruction of all the developed field of our country by the British rule. तो एग्रीकल्चर भी उसका एक हिस्सा था, डिस्ट्रक्शन हुआ था वहाँ पे भी बाय द ब्रिटिश रूल। तो इतने सालों के ब्रिटिश रूल के बाद हमने देखा कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो वी वर शैटर्ड, वी वर डिस्ट्रक्टेड इन ऑल द फील्ड्स, वेदर इट इज कॉटेज इंडस्ट्री, होम इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल फील्ड, आर्ट एंड क्राफ्ट जो बेहतरीन था, बेस्ट था वर्ल्ड में। इंडिया वॉज इनकम्पेरेबल, राइट? यू कुडंट कंपेयर इंडिया विद द अदर कंट्री क्योंकि इंडिया बेस्ट था तब, right, before Britishers entered. But today you could see that is after independence it was shattered. तो तब हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया जो फेमस थी वर्ल्ड में सिंस सेंचुरीज एज एग्रीकल्चरल कंट्री, उसी को इंडिपेंडेंस के बाद इंपोर्ट करना पड़ा फूड ग्रेन्स अपने सिटीजन्स के लिए, राइट? कंट्री वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सच डिपेंडेंट कंडीशन। अब हम डिपेंडेंट बन चुके थे इंडिपेंडेंस के बाद भी, तो फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में रिवॉल्यूशन तो लाना था हमें। So they started and great effort by our government to extraordinary increase in the agricultural production because of improved seeds, you can say hybrid seeds, you can call it, increased use of chemical fertilizers, great efforts of the farmers and widespread arrangement for electricity distribution, improved facilities in irrigation, etc. is called green revolution. Main objective क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव अगर एक मार्क में पूछा जाए व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, नेचुरली टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन।
फार्मर्स वर एनकरेज टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि तब इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी रिलेटेड टू बायो फर्टिलाइजर्स, बायोटेक सीड्स एंड ऑल. तो तब था केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स. तो नेचुरली हमारे फार्मर्स को एनकरेज किया गया कि भैया केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लो, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर लो, पेस्टिसाइड यूज़ करो, ताकि हम साल में जो एक बार मुश्किल से क्रॉप ग्रो होते थे उसमें इंक्रीज हो गया. राइट नाउ 2 times, समवेयर 3 times. इरिगेशन फैसिलिटीज ऐड हुई उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, विलेजेस में. दैट ऑल्सो लेड टू द इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन. So this chemical fertilizer and insecticides led to achieve, that is gain or attain the goal or the target to increase the agricultural production. There has been a record production of wheat and paddy, मतलब rice, due to green revolution. अब green revolution में हमारा target था increase the production, farm production. सबसे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हमने जो हिट किया वो था रिलेटेड टू व्हीट एंड राइस. वेयर देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, टुडे वी सी दैट देयर इज ग्रेट और इनफ, वी कुड से सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. कि अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे स्टोर हाउसेज में, कंट्री के स्टोर हाउस में, डियर, नॉट इन योर ओन दैट स्टोर रूम, बट कंट्री के गोडाउन में, स्टोर हाउसेज में आज भी इनफ है, सफिशिएंट फूड ग्रेन्स हैं एक्सपोर्ट करने के बाद भी, कि अगर 1-2 साल बारिश कम हो तब भी वी कैन फेस दैट नेगेटिव सिचुएशन. दैट स्ट्रेंथ वी हैव गेन राइट आफ्टर दिस मेनी ईयर्स. दैट इज टू बी praised, a great work, a great job done by the country. Once drought was a hazard of regular interval in India. मतलब hazard मतलब एक प्रॉब्लम था हमारी कंट्री का. आफ्टर एवरी सम टाइम पीरियड, 1 साल या 2 साल के बाद ड्रॉट आ जाता, मतलब या बहुत कम बारिश या बारिश आनी ही नहीं. तो यहाँ भी ये होता कि फार्मर्स बेचारे ग्रो कैसे करें फूड ग्रेन्स, तकलीफ हो जाती थी. राइट और उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे कंट्री में दिखाई देती. बट टुडे ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा. अगर ड्रॉट आता भी है तो भी पता ही नहीं चलता. हाँ, हमें पता चलता है कि भैया बारिश नहीं हो रही है, बहुत कम है इस साल बारिश. नॉट ओनली इन अहमदाबाद, वी आर टॉकिंग ऑफ द होल कंट्री. तो हर एक स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, नॉट ओनली दैट एरिया वेयर वी आर स्टे. राइट तो अब ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी कंट्री में नहीं दिखाई देता क्योंकि इनफ है बफर स्टॉक. बफर स्टॉक मतलब ऑलरेडी इतना स्टॉक है हमारे गोडाउन में कि हम ये स्कैरसिटी फेस कर सकते हैं इजीली. राइट द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन इज अ लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. अब सेल्फ सफिशिएंसी आ गई है, ये तो बहुत बड़ा काम किया है, हिस्टोरिकल अचीवमेंट है हमारी कंट्री का. टुडे द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स हैज इंक्रीज्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड अदर सीरियल हैज डिक्रीज. अब देखो हुआ क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आ गया बट प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप हैज इंक्रीज्ड एंड पल्सेस का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है. राइट सो एज आई वाज टेलिंग यू दैट production of cash crop, why it has increased first of all, because we get more money, that is we means farmers, they earn more money by producing or by growing and selling of cash crops rather than growing and selling of pulses and other cereals and all. तो pulses और other cereals जो actual में हमारी necessity है, I would say वो decrease हो रहा है. एंड कैश क्रॉप जो रोज़ हम यूज़ नहीं करने वाले वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ ऑन अ डेली बेसिस. यू डोंट नीड कॉटन, जूट एंड नॉट मेनी अदर थिंग दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ कैश क्रॉप. और एट द सेम टाइम टू रीच द स्टेज वेयर अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव प्रोग्रेस्ड यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल फील्ड, वी विल हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हमने पार कर लिया.
लेकिन अब भी दूसरी जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिनके यहाँ नंबर ऑफ और द परसेंटेज ऑफ फार्मर्स इन्वॉल्व इन फार्मिंग आर लेस, लेकिन उनकी प्रोडक्शन टेक्निक्स इतनी बेस्ट है व्हेन कंपेयर टू आवर्स दैट प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, क्वालिटी इज़ बेस्ट. तो अब वो उस स्टेज पे पहुंचने के लिए इंडिया विल हैव टू बी रेडी टू फॉर एंटर इनटू एंड वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन. Now, what is the role of agriculture in Indian economy? Utterly important question from the point of view of your exam, all the exams, and that will be for your 2 marker. Yes, all the points you will have to write. Once again, I'll explain. अगर यही आंसर पूछा जाए, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाए 3 मार्कर के लिए, once again, write it with a short introductory paragraph, first paragraph of this chapter 10. Role of agriculture in Indian economy. Now, agriculture is the main occupation in our country. Since ancient time we know it. वो तो हर बार लिखना ही है 10th चैप्टर के आंसर में. Pressure which India had at the time of independence, however, is reduced now. बहुत वो प्रेशर तो कम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो कम हुआ ही है, क्योंकि at the time of independence we just discussed, we were totally dependent. Agricultural country like India, famous since ancient time, वो import कर रही है food grains and other agricultural product. तो प्रेशर तो था, लेकिन अब वो थोड़ा कम हो रहा है. टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट एंड इन दिस लास्ट 10-20 years देयर इज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल फील्ड. हाउएवर इट स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी. तो ठीक है, एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने जो कहा कि जो डिपेंडेंसी थी वो थोड़ी कम हुई है, और एग्रीकल्चर का हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. लेट्स सी हाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज भी हमारे यहाँ जैसे डेवलप कंट्रीज में 3 or 2 or 4% people are involved with agriculture, plus they use science into it, they add scientific technology into it, they are all educated farmers, I would say well-to-do farmers. तो नेचुरली प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और क्वालिटी अच्छी बेहतरीन होगी. We have on the other hand opposite of it, और हमारे यहाँ more than even today more than 50% of the people are involved in agriculture, right? तो employment हमारे यहाँ it provides to 1/2 of the population of the country. Agriculture holds about 17% of total GDP. अब चलो, what is gross domestic production? डोमेस्टिक मतलब इकोनॉमिक्स में ये आ चुका है हमारे रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑल, उस चैप्टर में. तो डोमेस्टिक मतलब घर का, अब ग्रॉस मतलब टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ हम हमारी कंट्री के अंदर यूज़ करते हैं, उससे हमारी कमाई होती है. यू डोंट एक्सपोर्ट. व्हाट आर दोज थिंग दैट यू आर नॉट एक्सपोर्टिंग? तो तुम BRTS एक्सपोर्ट नहीं करोगे, रास्ते एक्सपोर्ट नहीं करोगे, रेलवे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, एयरपोर्ट बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया. एंड दिस आर द थिंग दैट वी डोंट. हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया और उठा के हमने एक्सपोर्ट कर दिया, इट्स नॉट दैट. तो एग्रीकल्चर होल्ड्स अबाउट, अब ये हमारा 70% है टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. Paddy, wheat, oilseeds, cash crops like cotton, jute, sugarcane, tobacco. Then there are some other products that we grow like potatoes, etc. are major agricultural products of our country. और ये हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज भी हमारी कंट्री अर्न कर रही है. इंडिया इज सेकेंड इन द वर्ल्ड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. Industries like cotton, textile, sugar, paper, oil, I would say food processing, fruit juice processing factories, they all depend on एग्रीकल्चर. ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको रॉ मटेरियल मिल रहा है डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड. तो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडस्ट्रीज, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एक्सपोर्टिंग एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, राइट? एग्रीकल्चर, द आंसर कंटिन्यूज. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है. फिर भी जब भी हम बच्चों को पूछते हैं कि भाई 10th के बाद कौन सी लाइन लेनी है, तो साइंस. ओके, कॉमर्स वाले भी हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स साइंस या कोई भी फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड में आगे बढ़ना कोई नहीं चाहेगा. बहुत कम बच्चे हैं. आई हैड हर्ड 2 years back, I had a child who said
आई वुड लाइक टू मूव टूवर्ड्स एग्रीकल्चरल फील्ड. तो साइंस लेने के बाद yes, he just gave his 12th exam last year. तो he moved towards उसी तरफ की कॉलेज की तरफ उसने एडमिशन लिया एंड ही वॉन्ट्स टू गो फॉर द रिसर्च वर्क एंड ऑल इन एग्रीकल्चरल फील्ड. लेकिन ये इतने सालों में हार्डली मैंने एक या दो बच्चे के मुंह से ये सुना है. सो दैट्स वेरी ग्रेट थिंकिंग, वेरी ग्रेट आई वुड से, क्योंकि बिना खाए तो चलता ही नहीं किसी को. लेकिन जो चीज़ हमें वो प्रोवाइड करिए उस तरफ किसी को नहीं जाना है. राइट? इट्स ऑल majority of the people, you, me, everyone, we like to move towards some other profession, some other field, but agricultural field की तरफ बहुत कम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं साइंटिफिकली एग्रीकल्चरल साइंस की तरफ. इंडियन कंट्रीब्यूशन इज़ नॉट कंसिस्टेंट, मतलब कभी ज़्यादा फूड क्रॉप्स ग्रो हुआ, कभी कम ग्रो हुआ. तो इंडिया की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है, हम जो ग्रो कर रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड रिलेटेड, वो एक तरीका नहीं है. जैसे मैंने कहा, कभी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ राइस का या व्हीट का, कभी कम हो गया नेक्स्ट ईयर. तो इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट इन अ वर्ल्ड एग्रीकल्चरल मार्केट ऑल्सो, बिकॉज हमारे यहाँ की जो बारिश है, राइट, वो तो नेचुरल है, कहीं पे भी वो सेम होगा. बट वी आर टोटली नहीं, बट मेजॉरिटी हमारे फार्मर्स डिपेंड हो रहे हैं रेन पे फॉर इरिगेशन, फॉर एग्रीकल्चर. तो हमारे यहाँ रेन की इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है. सो नाउअडेज येस, वी हैव डेवलप्ड लॉट मेनी प्रोजेक्ट्स एंड ऑल टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू smallest of the village, right, remote village also. So because of irregular and uncertain rain and not good facilities of irrigation, तो वर्ल्ड लेवल पे हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है और कंसिस्टेंट नहीं है. आई वुड से कम नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है. फूड सिक्योरिटी इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी कंट्री टुडे. इफ द डिमांड फॉर फूड ग्रेन इज इंक्रीजिंग एंड द फूड ग्रेन्स हैव टू बी इम्पोर्टेड, तो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रिस्क में आ जाएगी, किसी भी कंट्री की. बट एट प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री. तो लेट्स सी हाउ. अगर हम ये बफर स्टॉक रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स तो चाहिए, वो डिमांड बढ़ती रहती है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारी कंट्री की. एट द सेम टाइम ग्रोथ अगर कम है ऑन द अदर साइड ऑफ द फूड ग्रेन, तो फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. और जैसे हमने कंटिन्यू से बहुत साल तक अगर ये चलेगा, हम डिपेंड होते जाएंगे दूसरी कंट्री पे, डेवलप कंट्री पे, तो वंस अगेन हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो डिपेंडेंसी में फिर से एक बार कन्वर्ट हो जाएगी. तो दैट्स अ बिग रिस्क. वी हैव बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. आज हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट है वी वुड से इन द फील्ड ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन. Along with the increase in farm production, there is increase in the population of the country also. अब एक बाजू farm production बढ़ रहा है due to new technology, irrigation facilities and all. दूसरी और population भी increase हो रहा है. And in 1951, India's population was, just see, 36 crore 10 lakhs, which today is more than 125 crores in this many years. This has increased the demand for food grain. ये जो जंप मारा है 36 to 125, राइट, क्रोर्स में, राइट, तो फूड ग्रेन की डिमांड नेचुरली बढ़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में 2 लोग हैं, अच्छा चलो 3 ले लो, तुम तो हुई, राइट, भाई बहन है तो 4 होंगे, दादा दादी है तो 6 7 8 लोग हो जाएंगे, फिर और भी होंगे घर के मेंबर्स. तो लेट्स टेक 4 मेंबर्स. चलो अब 4 मेंबर्स तुम्हारे घर के, तो चलो इट्स ओके. एंड पापा कमा रहे हैं इनफ फॉर 4 ऑफ द मेंबर्स. मम्मी कहेगी कि मैं सुबह 20 रोटी बनाऊंगी, शाम को 20, इनफ हो जाती है. नाउ इट सो हैपन्स कि थोड़े साल के बाद दादा दादी आ गए साथ में रहने, चाचा चाची कहते हैं चलो हम भी साथ में रह लेते हैं. नेचुरली साथ में वो भी अपने 2 बच्चे उठा के आ गए. हो गए कितने लोग? 6 लोग इंक्रीज हो गए, 10 हो गए 4 के. अभी भी पापा की इनकम तो वही है और मम्मी कहेगी ना अभी मैं तो सुबह 20 शाम को 20 रोटी ही पकाऊंगी. मतलब क्या? लोगों को भूखा रहना पड़ेगा और उसमें दानेश्वरी कौन बनेगा? मम्मी.
चलो भाई आप लोग खा लो, मैं रह लूँगी ऐसे ही। कितने दिन, लेकिन कितने दिन मम्मी दान करती रहेगी, कितने दिन मम्मी प्यारी प्यारी मम्मी बनी रहेगी। बेचारी को उसे भी तो भूख लगेगी, इतना जो काम कर लेती है सुबह से रात, राइट। और उसमें भी कोविड में तो कुछ ज़्यादा ही काम कर रही है मम्मी बेचारी। सो आई पिटी योर मदर स्पेशली, सो आई वुड से टेक केयर ऑफ हर मोर। सो नाउ दिस इज योर फैमिली, माई फैमिली। उसे एक देख लो इक्वल टू इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रही लोगों की, एट द सेम टाइम फूड प्रोडक्शन नहीं इतना हो रहा, स्केर्सिटी, राइट। तो प्रॉब्लम तो होगी। तो हाउएवर अब हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज इंक्रीज्ड, राइट। अब ये बुक लिखी गई थी, आई वुड से चलो ये 14 तक का तो दिया है, आगे भी थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन फिर भी हम ले लेंगे 3-4 साल पहले। थोड़ा ये बुक तो ऑलरेडी 10 साल पुरानी है, 10-11 साल, बट 2-3 साल पहले इसको रीफर्निश किया गया। हम कहते हैं ना घर को रीफर्निश किया, वैसे बुक को भी करते हैं, एक नया लुक दे देते हैं। लंबी थी तो छोटी कर दी, छोटी थी वापस लंबी कर दी, थोड़े बहुत कलरफुल पिक्चर्स डाल दिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डाली, लेटेस्ट ईयर्स डाल दिए यहाँ पे। तो 10 साल पहले की बुक में तो शायद ये सारे फिगर्स नहीं थे, थोड़े बहुत थे। एज वी मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट पेजेस ऑफ द अदर चैप्टर्स ऑल्सो, तो व्हाट वी सी इज कि 1950-51 में जो हमने फूड ग्रेन्स जो हम ग्रो कर रहे थे 51 करोड़ टन्स, वो बाय 2013-14 वो हो गए 265 करोड़ टन्स। तो दैट्स वेरी गुड। और ये सब हमने इम्प्रूवमेंट दिखा है आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, स्पेशली विद द फूड ग्रेन, स्पेशली आई वुड से नॉट इवन आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आज स्टार्ट किया कल हो गया ऐसे नहीं, इट टेक्स टाइम। तो लास्ट 10 साल में, 15-12 साल में पॉपुलेशन की डिमांड हमारी गवर्नमेंट फुलफिल कर सकती है ड्यू टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटीज, न्यू मेथड्स एक्सेट्रा। एंड येस, ग्राम सेवक का हर एक गांव में पहुंच के उनको गाइड करना, एजुकेट करना, इंफॉर्मेशन देना, लोन देना एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, न्यू इम्प्लीमेंट्स ला के देना, ट्रैक्टर्स देना एट लो कॉस्ट, बहुत कुछ हुआ है हमारी कंट्री में लास्ट 10 साल में। एंड विद द फूड ग्रेन्स विच वी हैव टुडे, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हमारी कंट्री की फुलफिल हो ही रही है, राइट। सब लोगों को नेसेसिटी तो मिल रही है। इट इज़ नेसेसरी नाउ व्हाट, कि हम गोडाउन में भी वो बफर स्टॉक मेंटेन ही ना करें, बढ़ाएं उसे, राइट। एंड बाय बफर स्टॉक ऑफ द ग्रेन, scarcity of grain we can prevent during drought or in the case of inadequate production of food grain. कभी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कोई ऐसे रीज़न से इनफ प्रोड्यूस नहीं हो पाए, तब भी इनफ अगर होगा गोडाउन में फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक में इंक्रीज होगा, तो हम आसानी से उस नेगेटिव कंडीशन को फेस कर पाएंगे। वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन ऑल्सो वी शुड प्रिवेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग द टेक्निक्स टू प्रिजर्व द ग्रेन्स इन वेयर हाउसेज। कई बार ऐसे भी होता है कि तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में कि कई बार कई चीज़ खराब हो गई और डाल दी कचरे में। तो ऐसे ये बिग स्केल पे हमारे कंट्री लेवल पे कई बार फूड ग्रेन्स खराब हो जाते हैं, तो गरीब तक तो पहुंचा ही नहीं, हम तक भी बहुत कम पहुंचा, राइट। तो अब गवर्नमेंट ये कैसे प्रिवेंट करे, तो गवर्नमेंट नई सिस्टम ले आई है टू टेक केयर ऑफ दिस फूड ग्रेन्स and to see that wastage भी कम हो food grains का। Hunger of thousands of families can be satisfied by this buffer stock, right? If it is distributed free of cost or at very very discounted rate, तो वो रेशन शॉप में मिल जाता है, गवर्नमेंट की शॉप होती है ये। It's a strong necessity of the time to stop wastage of food grain. It's very important to strengthen food stocking and arrangements to conserve it. It's a good beginning that the government has made to provide, to supply the food grain to the poor people through ration shop, that is Food Security Act. And yes, ये पार्ट देख के ज़्यादा खुश मत हो लो, लोन तो वापस करना ही होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड तो है नहीं, मतलब ये हुआ हमारा लास्ट पार्ट, लास्ट स्लाइड। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अब इंडियन एग्रीकल्चर का वर्ल्ड ओवर, मतलब ग्लोब पे
कितना हम वहाँ तक पहुँच पाए वर्ल्ड लेवल पे। तो वर्ल्ड लेवल पे हम कैसे पहुँच पाएंगे? पहले तो हमारे यहाँ ना ग्लोबलाइजेशन था, ना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हमने वो चैप्टर किया था इकोनॉमिक्स में, ये कुछ था ही नहीं। तो नेचुरली डेवलपमेंट कम थी, तो हम पहुँच नहीं पा रहे थे वहाँ तक। अब और प्लस हमने ये 3 पॉलिसीज़ भी अडॉप्ट नहीं की थी। अब जैसे ही ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इंटरकनेक्टेड 3 पॉलिसीज़, तो ये ग्लोबलाइजेशन का असर हम पे काफ़ी हुआ। जो चीज़ हम ग्रो कर रहे हैं वो दूसरी कंट्री को हम भेज रहे हैं क्योंकि वो नहीं ग्रो कर पाते। लाइक देयर आर मैंगोज एंड रेड चिलीज एंड ग्रीन चिलीज एंड लॉट मैनी थिंग्स। वैसे हम देखते हैं कि हमारी कंट्रीज़ में इंपोर्टेड फ्रूट्स आ रहे हैं, फिर इंपोर्टेड वेजिटेबल्स हम बाय करते हैं। सो पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड in 1991 with the purpose that the Indian farmer can sell his farm product in world market and earn profit. लेकिन क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। Many changes took place in our agricultural field due to globalization. Process to export or import crop production is made very simple. तो हमारी गवर्नमेंट लिबरल बन गई। ग्लोबलाइजेशन में एंट्री लेने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का प्रोसेस थोड़ा सिंपल बना दिया। फार्मर्स भी पहुंच पाएंगे वहाँ तक। फिर कॉटन, चिलीज, तिल are now available in Chinese market. Various fruits from all over the world are available in our market. Costly genetically modified biotech seeds sold by multinational companies are now available in our country. Due to this, farming has become costly and production of cotton and maize has increased, with the import becoming smooth or smoother. Domestic farm products have to face tough competition. अब देखो, इम्पोर्ट स्मूथ बनता जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ही ईजी नहीं बनाया, इम्पोर्ट भी ईजी बनाया। अब जब इम्पोर्टेड चीज़ आती है तो वो सस्ती आ रही है, तो हमारे फार्म प्रोडक्ट टफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं उन्हीं प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि लोग बाय कर रहे हैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट उसकी कंपैरिजन में थोड़े क्वालिटी वाइज एंड प्राइस वाइज देयर इज अ डिफरेंस। तो हमारे फार्मर्स को ही लॉस जा रहा है। Some products have gained global market also, however, and hence the necessity of registration of the patent. लाइसेंस नंबर तो लेना ही है, हमें वो पेटेंट नंबर हमारे कंट्री के नाम करवाना होगा। It is very important to register qualitative farm production as national patent in the world market to face the competition in agricultural product in global market. अब हमें competition तो face करनी ही होगी global level पे agricultural product में। India will have to adopt new technology, concentrate on quality. Series of planned steps will have to be taken to increase the economic prosperity, solidarity of people with increasing population, the possible future increase in demand for agricultural product. अब population increase हो रही है तो agriculture demand भी, अब product की demand बढ़ती जाएगी, and to maintain the march to economic progress, it's very 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 necessary, I would say, to arrange the policy for the second green revolution. तो सभी कुछ मेंटेन करना है, कंपटीशन फेस करनी है, वर्ल्ड लेवल पे खड़ा रहना है दूसरी डेवलप कंट्रीज़ के सामने स्ट्रांगली। देन वी कैन से हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को सेटिस्फाई करना है, साथ साथ फार्मर्स को एक अच्छी प्राइस मिलनी चाहिए उनके प्रोडक्ट की। तो ऑल दिस थिंग्स अगर हमें मेंटेन करना है तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन तो लाना ही होगा हमारी कंट्री में, राइट? सो प्लीज़ 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 रिवाइज करते रहो। अभी भी हमें पेपर्स बहुत लेट मिल रहे हैं, शायद कहीं पे तुम्हारे पेपर हम तक पहुँचे ही नहीं बाद में 10-12 दिन के बाद, क्योंकि तब तक एक नया पेपर का टाइम आ जाएगा एज द नेक्स्ट वीक, राइट? तो तुम्हारे पेपर तुम सोचोगे कि भैया कुशाल सर का मिनी मैम हम तक पेपर नहीं पहुँचे, करेक्ट हमने कर लिए, बट गिव अस अ कॉल, यू आर नॉट गेटिंग योर पेपर, वी आर नॉट गोइंग टू सेंड यू द पेपर्स, चेक करके रख देंगे, मिलेंगे नहीं तुम्हें, राइट? लेट योर पेरेंट्स गिव अस अ कॉल। उनको भी बेचारों को पता ही नहीं कि तुम लोग सेंड नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो कितना लेट। सो प्लीज़, hearty request, a very loving request, send the work on time, right? Thank you so much. Take care. Thank you.